सुबह होते ही मचती है एकाएक होड़, लक्ष्य तक पहुंचने को लगती है दौड़। जिंदगी के सफर में यदि होते हैं हम, तो चलो हर सुबह पालें खुशियां न कि गम। जी हाँ, खुशियां, उमंगें, आशाएं और जोश, इन्हीं का नाम है सुप्रभातम। यह रखते हुए हम होश प्रस्तुत करने को हैं तैयार सुप्रभातम के एक और नए अंक को। और इस क्रम में अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और सत्कार के साथ स्वीकारें मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात की वेला में सुप्रभातम और मैं हूं आप सभी के साथ नारायण दत्त मिश्र। तो आज है गुरुवार, जिसे हम बृहस्पतिवार, वीरवार और थर्सडे के नामों से भी जानते हैं। पर क्या कहती है भारतीय ज्ञान परंपरा को हर युग में नित्य नवीन बनाने वाला दैनंदिन व्यावहारिक और अत्यंत अलौकिक पंचांग का विज्ञान? आइए पहले यह जानते हैं सुप्रभातम की जानी मानी और पहली प्रस्तुति आज के पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, बृहस्पतिवार, धनिष्ठा नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। आज के पंचांग के बाद अब समय है हमारी दूसरी प्रस्तुति का, यानी सुभाषित का। और आप जानते ही हैं कि हितम मनोहारि चतुर्लभम वचः, यह प्रकृति होती है सुभाषितम की, जिसे हम दिखाते हैं उसकी मूल भाषा में अर्थात संस्कृत में, और फिर क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में। तो आज क्या है सुभाषित में विशेष, यह जान लेते हैं। अस्थिरः कुल संबंधः सदा विद्या विवादिनी मदो मोहाय मिथ्यैव मुहूर्त निधनं धनम्। कुल संबंध अस्थिर होता है, लौकिक विद्या सदा ही विवादपूर्ण रहती है और धन भी क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला होता है। अतः इन मोहजनक वस्तुओं पर मिथ्या अहंकार ठीक नहीं। Family relations are always unstable. Knowledge about temporal matters is always debatable, and wealth can be destroyed instantaneously. Hence, it is not wise to boast about such false matters. सुभाषितम के बाद अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग की प्रस्तुति का। यह सुविदित ही है कि भारतीय संस्कृति व परंपरा के दो मुख्य स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था का शारीरिक व सामाजिक आधार तो है ही, साथ ही उसका आध्यात्मिक अथवा दार्शनिक आधार भी है। आइए समझते हैं पुरुषार्थ एवं आश्रम व्यवस्था के महत्व को हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस रिपोर्ट के माध्यम से। प्राचीन काल में व्यक्तिगत व्यवस्था के दो स्तंभ थे, पुरुषार्थ और आश्रम। समाज में व्यक्ति के प्रकृति, गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर 4 वर्णों में वर्गीकरण हुआ। व्यक्ति के संस्कार के लिए उसके जीवन का विभाजन 4 आश्रमों में किया गया। ये 4 आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। जिसमें सम्यक प्रकार से श्रम किया जाए वह आश्रम है। आश्रम व्यवस्था का जहां शारीरिक व सामाजिक आधार है, वहीं उसका आध्यात्मिक अथवा दार्शनिक आधार भी है। भारतीय मनीषियों ने मानव जीवन को केवल प्रवाह न मानकर उसको स्वोद्देश्य माना है और उसका ध्येय तथा गंतव्य निश्चित किया है। जीवन को सार्थक बनाने के लिए उन्होंने 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की कल्पना की। प्रथम 3 पुरुषार्थों को साधन रूप में तथा अंतिम साध्य रूप में उपस्थित किया। मोक्ष परम पुरुषार्थ अर्थात जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया, किंतु वह अकस्मात अथवा कल्पना मात्र से प्राप्त नहीं हो सकता।
उसके लिए साधना द्वारा क्रमशः जीवन का विकास, परिपक्वता आवश्यक है। बात करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम की। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है ऐसे मार्ग पर चलना जिससे मनुष्य शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से महान बन सके। ब्रह्मचर्य का आशय केवल इंद्रिय निग्रह से नहीं, अपितु इंद्रिय निग्रह पूर्वक वेदाध्ययन से है, क्योंकि ब्रह्म और वेद ये दोनों पर्यायवाचक शब्द हैं। ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य है ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, दोषों, बुराइयों, अपवित्र व अनुचित कार्यों से बचना, पवित्र जीवन बिताना, शरीर एवं मस्तिष्क को अनुशासित करना, धर्म आदि से संबंधित साहित्य पढ़ना या संक्षेप में वेदाध्ययन करना, दूसरों का आदर सत्कार करना तथा सादा जीवन व उच्च विचार के आदर्श को अपनाना। ब्रह्मचर्य आश्रम में आवश्यक तैयारी करने के पश्चात मनुष्य गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, जो शास्त्रकारों की दृष्टि में अन्य सभी आश्रमों से अधिक महत्वपूर्ण तथा अन्य सभी आश्रमों का आधार है। गृहस्थाश्रम में ही मर्यो मिथुना यजत्रः इस वैदिक सिद्धांत के आधार पर सपत्नीक मनुष्य पंच महायज्ञ तथा पाक यज्ञ, हविर यज्ञ एवं सोम यज्ञ आदि करता है। धार्मिक आधार पर निश्चित प्रत्येक पुरुष के अपने जीवन में इहलोक तथा परलोक से संबंधित कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं। गृहस्थाश्रम में रहते हुए एक गृहस्थ को अनेक प्रकार के कार्यों को करना पड़ता है और उनमें से सबसे प्रमुख कार्य गृहस्थ पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों का पालन पोषण करना है। माता पिता, गुरु, पत्नी, संतान, शरण में आए हुए असहाय व्यक्ति, अतिथि आदि का पालन पोषण करना है। अतिथि आदि का भरण पोषण करना प्रत्येक गृहस्थ का पवित्र कर्तव्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा धार्मिक सभी दृष्टिकोणों से गृहस्थाश्रम का महत्व वास्तव में अत्यधिक है। वानप्रस्थाश्रम। एक व्यक्ति 25 वर्ष तक गृहस्थाश्रम में कर्मार्जन तथा धर्मार्जन कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम में पत्नी के साथ अथवा पत्नी के बिना प्रवेश किया जा सकता है। वानप्रस्थ आश्रम में, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति को कुल एवं गृह का आश्रय छोड़ना पड़ता है। वानप्रस्थी के लिए स्वेच्छा पूर्वक घर बार का मोह त्याग कर सादा, सरल, सेवायुक्त तथा पवित्र जीवन व्यतीत करना उसके जीवन का लक्ष्य कहा गया है। वानप्रस्थी अपने परिवार का सदस्य न रहकर संपूर्ण समाज का सदस्य बन जाता है तथा अपने समस्त कर्मों के द्वारा समाज का कल्याण करने का प्रयत्न करता है। वानप्रस्थी को अपने समय का सदुपयोग वेदाध्ययन द्वारा करना होता है। इस प्रकार उसे अपने अध्ययन, ध्यान व चिंतन के द्वारा आत्मा व परमात्मा तथा इहलोक या परलोक से संबंधित गूढ़ बातों को जानने का प्रयास करना होता है। इन तीनों आश्रमों के पश्चात व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम आश्रम यानी संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। ऐसी सभी चीजों का त्याग कर जिनमें कि उसके आध्यात्मिक जीवन में या जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होने की संभावना हो, एक वानप्रस्थी सन्यासी जीवन को ग्रहण करता है। इस जीवन में उसे सब कुछ त्याग देना पड़ता है और सन्यासी के रूप में उसका दूसरा नामकरण होता है। इस अवस्था में उसके सारे सांसारिक बंधन छूट जाते हैं और वह परिव्राजक बन जाता है। वास्तव में एक सन्यासी न जीवन की और न ही मृत्यु की चिंता करता है। अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर अपने अंदर से समस्त प्रकार की घृणा और मोह को दूर फेंककर समस्त जीवित प्राणियों के लिए हानि रहित रूप में जीवित रहकर सन्यासी मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। वस्तुतः आश्रम व्यवस्था जीवन का वह क्रमबद्ध इतिहास है जिसका उद्देश्य जीवन यात्रा को विभिन्न स्तरों में बांटकर प्रत्येक स्तर पर मनुष्य को कुछ समय तक रखकर उसे इस भांति तैयार करना है कि वह जगत की वास्तविकताओं और प्रयासमय क्रियात्मक जीवन की अनिवार्यताओं में से गुजरता हुआ अंतिम लक्ष्य पर ब्रह्म या मोक्ष को प्राप्त कर सके, जो कि मानव जीवन का परम लक्ष्य या उद्देश्य है। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। अब बात स्वास्थ्य की। आज मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक गंभीर रोग। आइए जानकारी लेते हैं अपनी सहयोगिनी किरण भारद्वाज से कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोग क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं।
मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर अपनी ही कोशिकाओं और ऊतकों के विरुद्ध। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग से प्रभावित होने पर प्रतिरक्षा तंत्र, मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके कारण व्यक्ति को कई समस्याएं हो सकती हैं। आज वर्ल्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस डे है और इसके बारे में हम इसलिए बात करते हैं जिससे कि इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा के लोगों को बता सकें। आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे हमारे बिजली के तारों के ऊपर जो एक इंसुलेशन होता है, प्लास्टिक का मटेरियल होता है, ऐसे बॉडी में नर्व्स के ऊपर एक शीट होती है जिसको माइलिन बोलते हैं। किसी वजह से ये माइलिन शीट जो है डिस्ट्रॉय होने लगती है, जो कि जनरली ऐसा होता है कि इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। तो जब ये माइलिन शीट डिस्ट्रॉय होने लगती है तो इसकी वजह से बहुत सारी हमको दिक्कतें आती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के कारण व्यक्ति के हाथ और पैरों में कंपन उत्पन्न हो सकता है, चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अंगों में कमजोरी, सुन्न होना, अचानक संतुलन खोना, देखने में परेशानी, बोलने में समस्या हो सकती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रोगी में मांसपेशियों की कठोरता व ऐंठन हो सकती है। इस रोग में स्मरण शक्ति प्रभावित हो सकती है, व्यक्ति को भूलने की समस्या हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं और मानसिक परिवर्तन भी होने लगते हैं। साथ ही मिर्गी की समस्या भी हो सकती है और कुछ रोगियों में अवसाद भी देखा जाता है। अगर ब्रेन के उस हिस्से में डीमाइलिनेशन हो रहा है जिससे हमारे हाथ या पैर चलते हैं तो एक दूसरी तरफ का लकवा हो सकता है। ब्रेन के उस हिस्से में जहाँ पे हमारे ब्रेन का सेंसेशन हमको पता चलता है, उस हिस्से में होगा तो हाथ पैरों में नमनेस, टिंगलिंग या झंझनाहट, ये सब सिम्टम आ सकते हैं। अगर हमारी आंख की जो रोशनी जो ऑप्टिक नर्व की वजह से होती है, अगर उसमें डीमाइलिनेशन हो जाए तो आंख की रोशनी कम हो सकती है, जो एक आंख में भी हो सकती है, दोनों आंख में भी हो सकती है और बहुत कुछ घंटों के अंदर भी ये रोशनी जा सकती है, ऐसा भी इसके अंदर हो सकता है। अगर हमारे बॉडी के उन स्ट्रक्चर्स में जो बैलेंस बनाते हैं, अगर उसमें होगा तो आदमी लड़खड़ाने लगेगा, जैसे कि शराबी चल रहा है, उस टाइप के सिम्टम हो सकते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड में होगा तो चलने में दिक्कत हो सकती है, यूरिन का रिटेंशन हो सकता है या यूरिन जो रोक ना पाए, ऐसा सिम्टम हो सकते हैं। तो इस तरह के सिम्टम डिपेंडिंग ऑन की बॉडी के किस स्ट्रक्चर में ये डीमाइलिनेशन हो रहा है। अगर तो किसी को डाउट है तो डॉक्टर से बात करना चाहिए। वो जनरली ब्रेन के एमआरआई करते हैं और भी कुछ 2-4 टेस्ट करते हैं, कई बार कमर का पानी निकाल कर उसमें भी एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। ये सब जांच करने से हमको ये पता चल जाता है कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी बहुत बिनाइन भी हो सकती है, यानी कुछ सिम्टम आने के बाद सालों साल ऐसे रह सकते हैं, जबकि कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो बहुत जल्दी रैपिडली प्रोग्रेस कर सकते हैं और 5 से 10 साल में व्हील चेयर में भी आ सकते हैं। तो इस बीमारी का कोई एक सिंगल पैटर्न नहीं है। ये आपके एमआरआई की जांच करके, पेशेंट आपको बात करके, एग्जामिन करके डॉक्टर बता सकता है कि आपकी बीमारी किस कैटेगरी की, हल्की है या बहुत तेज है। रोग के साथ जटिलताएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, जिसके कारण रोगी को दैनिक कार्य को करने में समस्या आने लगती है और उसका जीवन प्रभावित होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस से प्रभावित व्यक्ति को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आपको कोई भी असामान्य लक्षण नजर आए तो एक विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। जितना जल्दी आप इलाज कराएंगे, जितना एग्रेसिव आप इलाज कराएंगे, उतना लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। यानी ब्रेन में डीजनरेशन नहीं होगा, डिमेंशिया नहीं होगा और बहुत सारे सिम्टम आगे 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद नहीं आएंगे। उसके दवाओं के बारे में बात करूं तो कुछ ओरल टैबलेट्स आते हैं, कुछ इंजेक्शन आते हैं। जो इंजेक्शन ऐसे भी हैं जो अल्टरनेट डे लगाने पड़ते हैं, हफ्ते में 3 लगाने पड़ते हैं, या 15 दिन का भी इंजेक्शन आता है। कुछ ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो बड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन सिर्फ उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं जो बहुत एग्रेसिव हो, जिनकी बहुत सारे सिम्टम एक साथ आ रहे हों या दवा देने के बावजूद नए नए सिम्टम आ रहे हों, तो वो इंजेक्शन आते हैं। कुछ पेशेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी ट्राई किया गया है। ये कौन सा मेथड आपके लिए उपयुक्त होगा, ये आपका डॉक्टर आपके पैटर्न को देख के, आपके एमआरआई को देख के, दूसरी जांच को देख के ये बता सकता है कि आपके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट है। हालांकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन सही इलाज द्वारा लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और रोग की जटिलताओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। ये जानना आवश्यक है कि कौन से वो कारक हैं जिनसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने का खतरा बढ़ता है, क्योंकि जोखिम कारकों को कम करके इस समस्या के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जानें और इससे बचाव करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
और सुप्रभातम में अभी समय है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द ही लौटते हैं। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. मोदी जी जैसे एक बटन दबाते हैं तो किसान का 6,000 सालाना सीधा उसके बैंक खाते में जाता है, वैसे ही जब आप वोटिंग के दिन कमल का बटन दबाएंगे तो वोट सीधा मोदी जी को जाएगा। इसलिए कमल का बटन दबाएं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पुनः स्वागत है आप सभी का सुप्रभातम में। स्वास्थ्य मंत्र के बाद अब बात योग की, जहां आज क्या है विशेष, आइए बिना देर किए देख लेते हैं ताकि स्वास्थ्य की बेहतरी बनी रहे। योग के प्रयोग द्वारा आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक रूप से भी हमारा स्वास्थ्य बना रहे। नमस्ते, मैं आशीष गुप्ता। आज हम सीखेंगे 2 टेक्निक्स जो हमें टॉन्सिल्स से राहत पाने में मदद करेंगी। पहली टेक्निक हम सीखेंगे उस्त्रासन। इस आसन में हमारी गर्दन की मांसपेशियों को अच्छा खिंचाव मिलता है जो हमारे गले की स्वास्थ्य को बढ़ाता है। इस आसन के लिए हम अपने घुटनों के बल अपने शरीर को ऊपरी भाग से सीधा रखेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को इस प्रकार से हम कर्ल करके मैट के अगेंस्ट रखेंगे। धीमे से हम अपने ऊपरी शरीर को अपने एड़ियों के ऊपर रेस्ट करेंगे। बाहों को पीछे लेके आते हुए सीधा रखते हुए अपने अंगूठों को पैरों की तरफ और बाकी उंगलियों को बाहर की तरफ रखेंगे। हाथों को कप बनाते हुए दृष्टिकोण को एक पॉइंट पर बनाए रखते हुए सांस लेते हुए हम अपने जांघों को, कमर को और छाती को बाहर की तरफ खोलेंगे। ये हम 3 काउंट्स में करेंगे। यहाँ पे सांस को अंदर बनाए रखेंगे डबल काउंट के लिए। सांस छोड़ते हुए हम अपने ऊपर के शरीर को वापस ले आएंगे और अपनी गर्दन को सीधा कर लेंगे। धीमे से हम इस आसन से बाहर आ जाएंगे। अब हम सीखेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी आता है शब्द जीत यानी जय से। इस प्राणायाम को करने के लिए हम किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठेंगे। अपने ग्लॉटिस को कंस्ट्रिक्ट करते हुए हम एक हिसिंग साउंड क्रिएट करते हैं और श्वास को अंदर भरते हैं जब तक हमें हमारी छाती में एक श्वास का पूर्ण होने का आभास ना हो जाए। जैसे ही श्वास के पूर्ण होने का आभास हो, हम धीरे से फिर से अपने ग्लॉटिस को बंद रखते हुए एक हिसिंग साउंड बनाते हुए श्वास को बाहर छोड़ते हैं। आइए जानते हैं कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। टॉन्सिल को इन्फेक्टेड ना होने के लिए आप जो भी कुछ खाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। गुनगुना खाना खाएं, बहुत गर्म या बहुत ठंडा नहीं। लेकिन पीना, जहाँ तक सवाल है, ठंडे पेय कभी ना लें।
कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें। हमेशा गुनगुनी चीज़ ही लेनी चाहिए। जब भी हम खाते हैं तब उसके बाद इमीडिएटली थोड़ा गर्म पानी पी लें, 1 घूंट, लेकिन गर्म पानी पिएं। और दिन में बहुत बार थोड़ा थोड़ा 1-1 घूंट गर्म पानी पीते रहें तो टॉन्सिल हेल्दी ही रहेंगे। नमस्कार। और अब क्रम है योग की भाषा अर्थात संस्कृत भाषा के अभ्यास का। इसके लिए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के पास और संस्कृत पाठशाला में सीखते हैं उत्तम पुरुष के बहुवचन वाक्यों के प्रयोगों को। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हमने पाठशाला की पिछली कक्षा में उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रियाओं और वयम कर्तृपद के साथ बहुवचन के वाक्यों को बनाना सीखा था। शिक्षण के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ और नई क्रियाओं के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन के प्रयोगों को सीख लेते हैं। हमने सीखा था वयम गच्छामः। वयम अर्थात हम सब और गच्छामः अर्थात जाते हैं। वयम गच्छामः अर्थात हम सभी जाते हैं। इसी प्रकार यदि वाक्य हो मैं मतदान करता हूं तो उत्तम पुरुष एक वचन के इस वाक्य को संस्कृत में कहेंगे अहम मतदानम करोमि। और इसी का बहुवचन रूप होगा वयम मतदानम कुर्मः। वयम मतदानम कुर्मः अर्थात हम सभी मतदान करते हैं। आइए ऐसे ही उत्तम पुरुष बहुवचन वाक्यों की रचना कर लेते हैं। वाक्य है अहम नयामि, मैं ले जाता हूं। इसका बहुवचन रूप बनेगा वयम नयामः। वयम नयामः अर्थात हम सब ले जाते हैं। वाक्य है अहम स्मरामि अर्थात मैं याद करता हूं, मैं स्मरण करता हूं। इसका बहुवचन रूप बनेगा वयम स्मरामः। वयम स्मरामः अर्थात हम सभी याद करते हैं। अग्रिम वाक्य है अहम वदामि, मैं बोलता हूं। इसका बहुवचन वाक्य बनेगा वयम वदामः। वयम वदामः अर्थात हम सब बोलते हैं। अग्रिम वाक्य है अहम इच्छामि अर्थात मैं इच्छा करता हूं। इसका बहुवचन रूप बनेगा वयम इच्छामः। वयम इच्छामः हम सभी इच्छा करते हैं। अहम पतामि, मैं गिरता हूं। बहुवचन रूप बनेगा वयम पतामः। वयम पतामः अर्थात हम सब गिरते हैं। अग्रिम वाक्य है मैं नृत्य करता हूं। अहम नृत्यामि। इसका बहुवचन रूप बनेगा वयम नृत्यामः। वयम नृत्यामः अर्थात हम सभी नृत्य करते हैं। अहम जिघ्रामि, मैं सूंघता हूं। इसका बहुवचन रूप बनेगा वयम जिघ्रामः। वयम जिघ्रामः अर्थात हम सभी सूंघते हैं। वाक्य यदि बनाना हो कि मैं ध्यान करता हूं तो संस्कृत में कहेंगे अहम ध्यायामि। अहम ध्यायामि। और इसी का बहुवचन रूप हम सभी ध्यान करते हैं तो इसके लिए संस्कृत वाक्य बना लेंगे वयम ध्यायामः। वयम ध्यायामः। इसी प्रकार अग्रिम वाक्य देखते हैं मैं मिलता हूं। अहम मिलामि। और बहुवचन रूप बनेगा वयम मिलामः। वयम मिलामः अर्थात हम सभी मिलते हैं। अग्रिम वाक्य है मैं बैठता हूं। अहम उपविशामि। इसी का बहुवचन रूप बनेगा वयम उपविशामः। वयम उपविशामः अर्थात हम सभी बैठते हैं। अहम तिष्ठामि, मैं ठहरता हूं। इसी का बहुवचन रूप बनेगा वयम तिष्ठामः। वयम तिष्ठामः अर्थात हम सभी ठहरते हैं। वाक्य यदि बनाना हो मैं सुनता हूं तो उसके लिए संस्कृत में कहेंगे अहम शृणोमि। और इसी का बहुवचन रूप कहेंगे वयम शृणुमः। वयम शृणुमः अर्थात हम सभी सुनते हैं। अहम स्थापयामि, मैं रखता हूं। इसका बहुवचन रूप वयम स्थापयामः। वयम स्थापयामः अर्थात हम सभी रखते हैं। वाक्य यदि हो अहम प्रक्षालयामि। अहम प्रक्षालयामि अर्थात मैं धोता हूं तो इसका बहुवचन रूप बनेगा वयम प्रक्षालयामः। वयम प्रक्षालयामः अर्थात हम सभी धोते हैं। मैं स्वीकार करता हूं। अहम स्वीकरोमि। बहुवचन में बनेगा
वयम स्वीकुर्मः, वयम स्वीकुर्मः। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम आपसे बारंबार निवेदन करते हैं कि सिखाए जा रहे वाक्यों का अभ्यास करते रहना है। आप भी कुछ नए वाक्य बनाकर सोशल मीडिया पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से हमें अपने अभ्यास की तत्परता बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप करते रहें भाषा का अभ्यास। तब तक के लिए हमारी ओर से नमस्कार, नमो नमः। तो आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। तिमिरे प्रयाते ततः पुनरपि प्रातः भास्ते भास्करे समायास्यामः वयम, अर्थात कल फिर अंधकार को दूर करने को होगा भास्कर का आगमन, और हम भी कल फिर लौटेंगे आप सभी के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृति की विशेषताओं को समक्ष रखने वाली प्रस्तुतियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमो नमः।